तो सर जैसा कि अभी एडमिशन का सीज़न चल रहा है, एग्ज़ाम्स वगैरह भी मोस्टली सारे हो गए हैं। आप जेई के देख लीजिए, नीट के देख लीजिए। तो सीकर का क्या माहौल चल रहा है एडमिशन को लेके, और एलन कैसा कर रहा है सीकर में? तो ये एडमिशन ब्लॉक है। अब हम चलते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम में जाके बच्चों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे कि भाई टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं उन्हें। तो आ जाइए। ले आए हैं। आप कोटा के रहने वाले हैं? एलन को सीकर में लाने के पीछे क्या सोच थी? कोटा में ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, मतलब देश भर से बच्चे आते हैं। सीकर में कौन से एरिया से, कौन से रीजन से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? एकेडमिक के बाद एलन सीकर सबसे अच्छा जो काम कर पाया। हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भैया। तो स्वागत है आपका सीकर में। तो फाइनली हम सीकर पहुंच चुके हैं, और आज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एलन का बोर्ड है। तो आज एलन सीकर को हम कवर करने वाले हैं कि भाई सीकर में एलन कितना धूम मचा रहा है। तो आज ये कंप्लीट ओवरव्यू होने वाला है एलन का। तो हम एंट्री पॉइंट से लेके क्लासरूम तक, रिसेप्शन जो यहाँ के सेंटर हेड हैं उनसे भी बातें करेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे कि भाई एलन कितना धूम मचा रहा है सीकर में। तो आ जाइए। तो भाई बड़ा सा गेट है और बहुत प्यारी बिल्डिंग है। इधर में ऑफिस है और एडमिशन ब्लॉक भी इधर में ही है, और इधर साइड में एकेडमिक सेक्शन है, मतलब कि क्लासेस वगैरह उधर चलती है बच्चों की। तो हम आइए आपको दिखाते हैं कि अभी एडमिशन और काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें चल रही है। जो कि आपको पता ही है कि जो जेई मेन का पेपर है वो हो चुका है, एडवांस का पेपर अभी होने वाला ही है। जबकि ये वीडियो आएगा पेपर हो भी चुका होगा, और नीट का भी पेपर हो चुका है। तो लगभग बच्चे जो है वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि इस समय एडमिशन लेना है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चे जो हैं वो आ भी रहे हैं यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए। तो आ जाइए। तो ये एडमिशन ब्लॉक है और ये ऑफिस के अब अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चों की जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग वगैरह है वो सब चल रही है। बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ भी रहे हैं, काउंसलर वगैरह बैठे हुए हैं, टीचर्स वगैरह बैठे हैं बच्चों की डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ सर हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये काउंसलिंग वगैरह चल भी रहा है। तो सर से भी जानेंगे कि बच्चे किस तरह के अभी डाउट्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि पेपर वगैरह बच्चों के हो चुके हैं। नॉर्मली सर जो बच्चे आ रहे हैं मैक्सिमम उनका जैसे एम के लिए कि मुझे क्या कैरियर ऑप्शंस चूज़ करनी चाहिए, ये कुछ क्वेरीज आती हैं बच्चों की। फिर आता है कि लाइक अगर मेरा ये कोई परसेंटेज आ रहा है बच्चे का 90 95, तो उस पर उनको क्या स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, क्या वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके थ्रू उनकी फ़ीस जितनी मैक्सिमम कम हो सके। तो ऐसी क्वेरीज़ के साथ में बच्चा आता है और कैरियर ऑप्शंस के लिए प्रोसीड करता है। स्कॉलरशिप को लेके क्या है, मतलब कि कैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, क्या कोई टेस्ट वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं क्या? सर हमारे पास स्कॉलरशिप्स के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। लाइक कोई डायरेक्ट एडमिशन चाहता है तो उसमें बोर्ड स्कोर्स के अकॉर्डिंग होता है। कोई चाहता है कि मैं अपने आप को एग्ज़ाम दे के करना चाहता हूँ, तो हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है एसेट, एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। उसके थ्रू बच्चों को उसमें 0 से लेकर 90% तक की स्कॉलरशिप है। तो ऐसे डिफरेंट क्वेरीज़ के साथ में बच्चे आते हैं और दिल अपीयर इन दैट वन। तो मान लीजिए किसी बच्चे की फ़ी अगर लाख रुपए भी है, अगर उसको एसेट में 90% स्कॉलरशिप मिलता है, तो क्या वो 10,000 में पढ़ सकता है? सर देखिए, मेरे कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग जो फीसेस हैं 90% पे अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो मेरी फ़ीस बनती है 12,600। तो 12,600 में बच्चा पढ़ सकता है अगर उसको 90% स्कॉलरशिप मिली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में जा भी रहे हैं, उनका यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह भी लग रहा है, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम में जाके बच्चों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे कि भाई टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं उन्हें। तो आ जाइए। ले आए हैं। आप कोटा के रहने वाले हैं? हाँ, कोटा में रहता हूँ, वहाँ पे कंटेंट बनाता हूँ बच्चों के लिए। यूट्यूब चैनल है मेरा। कोई जानता है यहाँ में से? अच्छा, इतनी जनता जानती है। मेरा तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे लगा कि पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं लोग यहाँ पे। जो नहीं जानते वो बता देना एक दूसरे को, ठीक है। तो सीकर मतलब कि भाई आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है सीकर का। तो हमने कहा कि ज़रा सीकर चला जाए, कैसी चल रही है सीकर में। तो बताओ भाई, सीकर में कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह आप लोगों की? बहुत बढ़िया। टीचर्स कैसे मिले यहाँ? अच्छा, बस सर। मन लगता है कि नहीं आप लोग यहाँ पे? अच्छा, तो बताओ जरा कहाँ से बच्चे, क्योंकि कोटा में तो क्या होता है कि हर स्टेट से बच्चे होते हैं, मतलब कि यहाँ पे या राजस्थान से कितने लोग हैं? ओके। हरियाणा से काफ़ी लोग आते हैं सीकर क्या? यूपी बिहार का कोई है? ओह माय गॉड, यूपी बिहार वाले थोड़ा पंजाब से। पंजाब से हैं? अच्छा, पंजाब से। उत्तराखंड से भी, क्या बात है।
तो बीते कुछ टाइम में सीकर तो सर काफ़ी नहीं, मतलब बिल्कुल बिहार के भी हैं यहाँ पर और नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे हैं। ओके। अपना जो दूसरा कैंपस है वहाँ गर्ल्स कैंपस रीजन वाला, उसमें नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी हैं। तो ये नीट जेई आप किसकी तैयारी कर रहे हो? तो ये सर कौन सा बैच है? ड्रॉपर से? Enthuse। अच्छा एंथ्यूज। ओके। एंथ्यूज तो भाई इस एंथ्यूज वाले जो है वो वेल समझ सकते हैं कि इस बार जो आपके सीनियर्स जिन्होंने पेपर दिया है वो कैसा। अभी आप एंथ्यूज में आए हैं? अच्छा ठीक है। तो पता चला कि नहीं इस बार पेपर कैसा गया? कितने लोगों को रोते हुए देखे एग्जाम सेंटर से निकलते हुए? इस बार का तो सर हमारे जैसे कि जब बच्चे वहाँ एग्जाम सेंटर से निकलते हैं ना तो हम उनका रिव्यू लेने के लिए जाते हैं। इस बार तो रोते हुए इतने बच्चे निकले कि समझ में नहीं आएगा किन का रिव्यू ले किन का नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं। और मैंने तो अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो मैंने लगभग सारे ऑल इंडिया रैंक 1 जितने भी रहे हैं एलन के, सबके साथ मैंने करे इंटरव्यू। तो एक चीज़ कॉमन रहता है सबका, अगर आप देखोगे कि वो कंसिस्टेंट थे एंड दे स्टार्टेड अर्ली। तो जो कंसिस्टेंसी है वो आपको परफेक्ट बनाएगा। तो रोज़ पढ़ते रहिए, करते रहिए। कुछ नहीं भी तो कम से कम किताब खोल के देख लीजिए अगर मन नहीं भी कर रहा था। राइट, ओके, थैंक यू। सॉरी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। सीड नाम से ही चैनल है, सीड नाम से सब जानते हैं कोटा में। तो सब्सक्राइब सीड एकेडमी, अपने भी प्रमोशन कर दिया साथ में। ओके, बाय बाय। ये ले लेंगे जाके, ये ले लेंगे जाके। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे कंप्यूटर लैब है और यहाँ पे बच्चों का टेस्ट वगैरह चल रहा है। तो बच्चों को एकदम बिल्कुल उसी माहौल में, उसी फील के साथ टेस्ट दिलवाया जाता है जैसे कि फाइनल डे में वो टेस्ट देते हैं, ताकि उनका भी प्रैक्टिस बना रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों का जो टेस्ट वगैरह है वो चल भी रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लासरूम में जाके बच्चों से बातें करी, बच्चे काफ़ी खुश हैं, क्लासेस वगैरह उनकी बढ़िया चल रही है। ठीक है, अब हम इसके बाद जाएंगे एलन का सीकर में जो दूसरा कैंपस है सृजन, वहाँ पे। और वहाँ पे जो एलन सीकर के जो सेंटर हेड हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। एलन का सीकर में कैसे आना, वो सारी बातें अब वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आ जाइए। तो ये हम कैंपस दिखा रहे हैं और आप बच्चों से भी बात हमने करा। तो अभी हमारे साथ सुरेंद्र सारन सर हैं जो कि सीकर सेंटर हेड हैं। सर वेलकम टू माय चैनल। मैं काफ़ी टाइम से सर प्लान कर ही रहा था सीकर के बारे में, फाइनली आज वो प्लान सक्सेसफुल हो पाया। थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने अलाउ करा मुझे यहाँ पे शूट करने के लिए। नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में था। कल आपका कॉल आया, सर मैं आ रहा हूँ कल। तो उनका ठीक है आ जाओ। अच्छी बात है कि कोई हमारे एलन सीकर के कैंपस को या हमारी वर्किंग स्टाइल को या हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं उनको, इन सब चीज़ों को अगर कोई पहुंचा रहा है और लोगों तक, तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू उसके लिए। तो सर मैंने अभी मेन जो कैंपस है वहाँ पे शूट कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कौन से कैंपस है? ये सृजन कैंपस है, गर्ल्स का रेजिडेंशियल कैंपस है। इसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई। एक तरह से ये दूसरा सेशन है और ये पूरी तरह से गर्ल्स रेजिडेंशियल कैंपस ही है। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि आप हॉस्टल विजिट करके आए हैं और यहाँ ये क्लासरूम और फ्रंट ऑफिस एरिया है। और इसका मोटिव सिर्फ ये है कि यहाँ एक हम ऐसा एटमॉस्फेयर दें जहाँ बच्चियाँ बिल्कुल सेफ, पीसफुल और ओपन एनवायरनमेंट में अपनी स्टडी है वो कर पाएँ। ये इसका मोटिव ये था। और बहुत सारे गार्जियन की डिमांड भी थी कि हमें एक ऐसा कैंपस चाहिए जहाँ केवल गर्ल्स ही रह रही हो। तो सर जैसा कि अभी एडमिशन का सीज़न चल रहा है, एग्ज़ाम्स वगैरह भी मोस्टली सारे हो गए हैं। आप जेई के देख लीजिए, नीट के देख लीजिए। तो सीकर का क्या माहौल चल रहा है एडमिशन को लेके, और एलन कैसा कर रहा है सीकर में? सीकर में जैसे 2-3 सालों के दौरान ऐसी एक इमेज बनी है ऑल इंडिया लेवल पे सीकर की, कि पहचान कह सकते हैं अपने उसको। और उसकी वजह से इस साल एडमिशन फ्लो भी बहुत अच्छा है ओवरऑल सीकर में। और रही बात एलन सीकर की, तो नेचुरल सी बात है कि बहुत अच्छा ही है यहाँ भी। अब जैसे भी नीट एस्पिरेंट्स हैं वो बच्चे आने लग गए हैं, सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है तो वो बच्चे आने लग गए हैं, आरबीएसई का रिज़ल्ट पेंडिंग है, और उसके बाद जेईई एडवांस के बाद एक तरह से वापस रिपीट करने वाले अगर कुछ बच्चे हैं तो वो एडमिशन है वो आना बाकी है। सीकर की कल्चर में थोड़ा सा एडमिशन फ्लो अगर मैं और मेट्रो सिटीज़ के कंपैरेटिवली बोलूँ तो थोड़ा लेट तक चलता है, थोड़ा डिले चलता है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं तो थोड़ा रुक के आते हैं। तो और भी सर मैंने क्वेश्चंस तैयार करके लाए हैं आपके लिए। मैं चाहूँगा कि अब बैठ के अब बाकी सारी बातें करी जाए। राइट सर? हाँ, वेलकम। तो सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख के लाए हैं। और ये उड़ान, ये जो मैगजीन है सर, ये मतलब क्या है ये एलन का? ये एक तरह से हमारे साल भर का खाका है। अच्छा। जो भी हमने साल भर की एक्टिविटीज़ रहती हैं, रिजल्ट्स रहते हैं,
वो सब कुछ इसके अंदर है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करती है, हमारे 1 साल की एक्टिविटीज़ को, रिजल्ट्स को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट। पे भी रिजल्ट्स वगैरह प्रिंटेड, इस पे मैं आऊँगा। रिजल्ट्स के बारे में मुझे काफ़ी बातें करनी है, ठीक है। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सर एलन सीकर में कब आया, ठीक है, मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब आया, और एलन को सीकर में लाने के पीछे क्या सोच थी? एलन सीकर की शुरुआत हुई थी, या स्थापना अगर मैं बोलूँ, स्थापना दिवस बोलूँ, तो वो था बाल दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन एलन सीकर की शुरुआत हुई थी, और पहला सेशन था वो 2019-20, वो पहला सेशन था। काफ़ी लंबा डिस्कशन है इसमें चला था कि हम सीकर जाएं तो क्यों जाएं, मोटिव क्या हो और किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो हम दें। तो प्री प्रिपरेशन मेरे हिसाब से उससे पहले 1-2 साल तक कोटा में हुई थी इसकी। मोटिव जो था वो ये था कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, छोटे कस्बों के बच्चे जो हैं, उन तक अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन एलन की जो है वो उन तक और बेटर तरीके से कैसे पहुंच पाए। उस समय सीकर एक ग्रोइंग एजुकेशन हब की फॉर्म में था जिस समय हम आए थे, तो उस समय मतलब बढ़ रहा था, ऐसा था। तो लगा कि नहीं यार, यहाँ ग्रामीण परिवेश के खूब सारे बच्चे आते हैं, इनके बीच में जाके जो कोटा का एक्सीलेंस है एकेडमिक का, वो इनके बीच में जाके उन तक पहुँचाया जाए, ये इसका मेन मोटिव था। तो 2019 में जैसे कि एलन आया यहाँ पे, तो 2019 से लेकर अभी तक एलन सीकर में मतलब कि रिजल्ट वगैरह कैसा रहा, आप इसके बारे में कुछ बताएं। 2019-20 पहला सेशन था। तो किसी भी कोचिंग का जो रियल रिजल्ट होता है ना, तो वो ऐसा होता है कि उसके 11th में जो आए हुए बच्चे हैं और वो 12th में तक नर्चरिंग उनकी अच्छे तरीके से हो जाती है, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो उसका रियल रिज़ल्ट माना जाता है। तो अगर मैं 2019-20 के एक सेशन को छोड़ दूं, तो उसके बाद के 5 साल लगातार जो है, अब ये 5वां सेशन चल रहा है उसके बाद का, इन 5 सालों के दौरान अभी तक 13 जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के 13 रिजल्ट्स आ चुके हैं। और इन 13 रिजल्ट्स में एलन सीकर के बच्चे जो है उन्होंने 11 बार सीकर टॉप किया है। ये सिर्फ सीकर टॉप ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंक पे सीकर टॉप किया हो, जो रैंक्स हैं वो इसके अंदर कम से कम 12 रैंक ऐसी हैं जो टॉप 100 की हैं। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट नीट में भी है, और जेई की अगर मैं बेस्ट रैंक बोलूँ तो वो ऑल इंडिया, जेई एडवांस की अगर मैं बोलूँ तो वो ऑल इंडिया रैंक 20 है। जेई मेंस में हमने लगातार 4 साल 100 परसेंटाइल दिया है, सिर्फ इस बार 99.996 पे रुके हैं, बाकी लगातार हम 4 साल 100 परसेंटाइल दिया है। 2 बार राजस्थान टॉपर भी उसमें रहे हैं। 2 बार हमें एक बड़ा वो प्राउडली बोल सकता हूँ मैं कि 2 बार हमने परफेक्ट स्कोर किया है। जेई मेंस में भी 300 आउट ऑफ 300 स्कोर किया था, और नीट में भी लास्ट ईयर 720 आउट ऑफ 720 स्कोर के साथ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी। ये नीट और जेई का है। अगर मैं प्री फाउंडेशन की बात करूं तो प्री फाउंडेशन में मोर देन 20 स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो IGSO की बात करूं, इनमो की बात करूं, ऐसे ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड में मोर देन 20 स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन लेवल पे कैंप में सेलेक्ट हुए हैं, जहां ऑल इंडिया के जनरली 36 बच्चे हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कैंप में जाते हैं। तो इन 4-5 सालों के दौरान 20 से ज़्यादा बच्चे उस कैंप में गए हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक सीकर में कोई भी बच्चा उस कैंप का हिस्सा नहीं बन पाया है। सिर्फ एलन के बच्चे ऐसे हैं जो मोर देन 20 उस कैंप का हिस्सा बने हैं। सर रिजल्ट की बात हो रही है तो मेरा एक सवाल रिजल्ट को भी लेके कई बार ऐसा डाउट में पड़ जाता हूँ। कुछ कोचिंगों को मैं देखता हूँ जो रिजल्ट्स, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये थोड़ा मैनिपुलेटिंग है, और एलन का जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे EY सर्टिफिकेशन वगैरह रहता है। तो लाइक ये क्या है, मतलब कि एलन कैसे अपने रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी को जो है वो वैलिड करता है, और ये EY सर्टिफिकेशन जो है वो ये क्या है, ये कैसे ये मतलब कि निकाला जाता है ये सर्टिफिकेशन? आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हम फेस करते हैं यहाँ कई बार, और फेस ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे रिजल्ट्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, लगातार 100 परसेंटाइल है, 12 रैंक है वो टॉप 100 की दे चुके हैं, और 12 क्या 13 रैंक हो गई अभी और तो कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये एलन सीकर की रैंक है या ये आप कोटा के रिजल्ट है वो बता रहे हो। तो पहली बात तो जो जितने भी रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं ये प्योरली एलन सीकर के क्लासरूम स्टूडेंट्स के हैं। ऑथेंटिसिटी के मामले में एलन का कोई जवाब ही नहीं है। हमारा हर रिजल्ट जो है वो EY सर्टिफाइड होता है। जब भी हम कोटा रिजल्ट भेजते हैं पब्लिश करने के लिए, तो उसके साथ साथ हमें उन बच्चों की अटेंडेंस भेजनी होती है, कितने % टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ऐसा एक क्राइटेरिया बना हुआ है। अगर उससे कम में है तो हम रिजल्ट प्रिंट नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। कंसेंट लेना होता है बच्चे से कि क्या हम आपका रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं, छाप सकते हैं, दिखा सकते हैं।
तो कई मानक तय किए गए हैं, उसके बाद ही संभव होता है कि हम वो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने लेके आ पाएँ। अच्छा, नहीं तो एक सही बात आपने करी कि हो सकता है कि यहाँ पे लोगों में, क्योंकि बाहर सेंटर्स पे भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि जो रिजल्ट दिखा रहे हैं या क्या ये सही में यहीं के हैं या कोटा के रिजल्ट्स हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन यहाँ पे भी रहते हैं, राइट? बिल्कुल रहते हैं ये तो तो यहाँ पे यहीं के रिजल्ट दिखाते हैं सीकर यहाँ के? पे हम यहीं के रिजल्ट ही दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोटा के साथ भी पेपर ऐड वगैरह चली जाती है, तो उसमें क्लियरली ऊपर लिखा होता है ये ऑल इंडिया लेवल पे एलन के रिजल्ट हैं, और फिर नीचे लिखा होता है कि ये एलन सीकर के रिजल्ट है, बिल्कुल क्लासिफाइड होता है। सर सीकर शहर की बात कर ले तो अभी सीकर, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि उभरता हुआ शहर है इस फील्ड में, मतलब कि जहाँ पे काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जेईई नीट की तैयारी के लिए। तो मतलब कि ये जो अभी कुछ दिनों से ये ऑल इंडिया लेवल पे जो सीकर की पहचान बनी है, तो इसके पीछे की क्या खास वजह है, क्या खास बात? जितना मेरा अनुभव है टीचिंग का, और अभी कुछ सालों से मैं चीज़ें मैनेज भी कर रहा हूँ यहाँ की, तो मुझे लगता है मेहनती बच्चे हों, अवेयर पेरेंट्स हो और बेस्ट एकेडमिक हो। इन तीनों का कॉम्बो जब हो जाता है ना, तो अपने आप ही बेस्ट रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें सीकर में थोड़े अच्छे लेवल पे हुई है। जब पहले साल आए थे तो सीकर में, तो जो सेकावाटी बेल्ट या यहाँ के बच्चों की मेहनत करने का जज्बा था, तो उसके कायल हुए हम। गजब है यार, बहुत ज़ोरदार मेहनत करने वाले हाईली डेडिकेटेड बच्चे हैं, वो इस क्षेत्र से हमें मिले। फिर पेरेंट की अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा थी, तो नेचुरल सी बात है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि अब एकेडमिक्स का लेवल है वो अपग्रेड किया जाए। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा जब नीट एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, और उस समय सीकर हाईलाइट भी हुआ। तो 3 ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी यहाँ से, एक ही सिटी से 3 ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है, तो नेचुरल सी बात है कि वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे वो चीज़ हाईलाइट होनी थी। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट ईयर से है, उससे पहले भी लगातार ऐसे रिजल्ट्स आ रहे थे यहाँ से जहाँ जो ऑल इंडिया लेवल पे अपनी दस्तक दे रहे हो। और इसमें मैं मानता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो एलन सीकर का रहा है, जिसने, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 12-13 रैंक ऐसी है जो टॉप 100 के अंदर आई है, और लगातार आई है, हर साल आई है। तो ओवरऑल मैं मानता हूँ कि सीकर शहर के लोगों ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है कि हमारा जो शहर है वो ऑल इंडिया लेवल पे अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी है, टीचर्स ने अपनी जिम्मेदारी है, कोचिंग चलाने वाले जितने लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, हॉस्टल वाले हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। तो ओवरऑल इन सब का कॉम्बो मिलके आज मैं कह सकता हूँ कि कोटा के बाद सीकर एक अलग पहचान है वो नेशनल लेवल पे बना चुका है। राइट सर। तो सर जैसे कि पेपर की भी बात कर लें, जैसे कि अभी नीट का पेपर हो चुका है, और नीट का पेपर, इस बार का जो नीट का पेपर है इसमें हमने देखा कि डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब ये खास करके फिजिक्स काफ़ी टफ, और इस तरीके का हमने कि बच्चे रो दिए एग्ज़ाम देने के बाद जब वो बाहर आए, इतना टफ गया, इतना डिफ़िकल्ट था पेपर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या रिजल्ट होंगे, सीकर से भी क्या रिजल्ट होंगे, या कट ऑफ ओवरऑल देखा जाए नीट का क्या जा सकता है? कुछ इससे रिलेटेड बात बताइए। मैं श्योर हूँ इस बात को कि हम हमारे पिछले रिजल्ट्स जो हैं उनकी पुनरावृत्ति इस बार भी करेंगे। अभी मैं रैंक प्रेडिक्शन तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं आपको अभी इतना कह पाता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद अपने हो सकता है वापस मिलें आपसे, आपको कॉल करके मैं बताऊँ कि सर मैंने जो कहा था वो यहाँ से हुआ है। रही बात पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की, इस पे भी क्या है कि अब आपने हमारे मन की बात ले ली एक तरह से। तो हमारे एलन सीकर के जो पेपर हुआ करते थे, तो बीच में मेजर है, बायोकेम है, पीपीटी है, इस तरह की टेस्ट सीरीज डिफरेंट होती थी, तो उनके अंदर पेपर का लेवल हम अच्छा रखते थे हमेशा से ही। कई बार हमें बच्चे ही बोल देते हैं, पेरेंट्स भी बोल देते हैं, सर आपके पेपर का लेवल बहुत टफ होता है, इसके कंपैरेटिवली जब नीट देगा तो 40 नंबर बढ़ जाते हैं, 50 नंबर बढ़ जाते हैं, ये ऐसा चलता था। पर इस बार शायद मैं ये कह सकता हूँ कि ये समझ में आएगी पेपर का लेवल क्यों अच्छा रखा जाना ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ लेते हो तो उसके बाद जो आपके पास पेपर आ रहा है वो कंपैरेटिवली आपको ईजी लगना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बार का पेपर थोड़ा एक्सट्रीम हार्ड था या टफ था, या लेवल बहुत अच्छा था। उसको मैं लेवल बोलना चाहूँगा, पेपर टफ नहीं, क्योंकि कितने अच्छे क्वेश्चन आपने रखे हैं, इसके साथ साथ उसको सेट भी कैसे किया है, और टाइम कितना वो ले रहे हैं, और मेंटल स्ट्रेंथ का चेक जो है ना वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जैसे एक बच्चा है जिसका 611 स्कोर बन रहा है, और वो बच्चा जो है उसने आधे घंटे पहले पेपर छोड़ दिया है, ये सोच के छोड़ दिया है कि मेरा होना ही नहीं है।
उसके बाद उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अगर वो शायद और अटेम्प्ट करता तो वो 611 वाला बच्चा मोर देन 650 ऐसा स्कोर वो कर सकता था, बट उसने छोड़ दिया। कहने का मतलब इसमें मेंटल स्ट्रेंथ भी चेक हुई है, स्किल्स भी चेक हुए हैं, नॉलेज भी चेक हुआ है, एप्लीकेशन भी चेक हुआ है, और सबसे अच्छी बात ये बच्चों को डिफ्रेंशिएट करेगा। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि एक ही स्कोर पे 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ऐसी एक ही स्कोर पे बहुत बड़ी नंबर, तो उसमें से हो सकता है एक बच्चे को ये एक्स कॉलेज मिल रहा हो और उसी स्कोर पे दूसरे बच्चे को वाई कॉलेज मिल रहा हो। तो डेफिनेटली वो डिफ्रेंशिएट होना ज़रूरी था। पेपर का लेवल अच्छा ही रहना चाहिए। कट ऑफ की बात करें तो कोई आधिकारिक तौर पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, सिर्फ हमने जो डेटा देखे हैं अब तक के बच्चों के मार्क्स के, तो ये 510 के आसपास कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 10 मान लें, कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या होता है। हाँ खैर ये अपनी तरफ से अनुमान है, ऑल इंडिया लेवल पे सभी अनुमान लगा रहे हैं, आपने पूछ लिया तो मैंने भी मेरा अनुमान बता दिया है। राइट सर। सर मैं कुछ और जानना चाहूँगा, मतलब सीकर के बारे में और बताइए आप हमें। जैसे कि कोटा में ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, मतलब देश भर से बच्चे आते हैं, सीकर में कौन से एरिया से, कौन से रीजन से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? जब हम इनिशियली आए थे 2019 में, तब मतलब सीकर की रीच अगर मैं बोलूँ तो शेखावाटी बेल्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर और इस साइड के बच्चे, मतलब राजस्थान के आप कह लो, थोड़ा बहुत हरियाणा से बच्चा आता था, थोड़ा माइनर बोलूँ तो पंजाब से और दिल्ली टच वाले एरिया से। लास्ट ईयर जब हमने अपने स्टूडेंट्स का डेटा देखा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेट से बच्चे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, तो उसको देखने के बाद ये लगा कि नहीं, अब रीच जो है वो हमारी थॉट से भी बाहर है। बिहार से बच्चा यहाँ आ रहा है, यूपी से बच्चा यहाँ आ रहा है, एमपी से बच्चा यहाँ आ रहा है, अंडमान निकोबार से बच्ची है, वो लास्ट ईयर यहाँ पढ़ रही थी, और आप थोड़ा आपके लिए शॉकिंग होगा, नॉर्थ ईस्ट की बच्चियाँ या बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड से बहुत सारी बच्चियाँ हैं वो यहाँ पढ़ रही हैं। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साउथ इंडिया वाला हिस्सा अगर मैं छोड़ूं तो उसके अलावा अब मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से बच्चा है वो सीकर में आ रहा है। तो ट्रेंड बढ़ रहा है, मतलब कि लगभग बाहर से भी हर स्टेट से हाँ बच्चे ट्रेंड बढ़ रहा है, डेफिनेटली ट्रेंड बढ़ रहा है, रीच है वो ऑल इंडिया लेवल पे हो रही है अब सीकर की। सीकर में जो भी इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्टल्स हैं, लोकल गार्जियन है, प्रशासन है, इन सब के सामूहिक प्रयास हैं जिसकी वजह से ये रीच है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सीकर शहर जो है वो कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है? क्या सारी बेसिक फैसिलिटी एक बच्चे को जो चाहिए होती है वो अवेलेबल है इस शहर में? सिर्फ ऐसा है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है ना वो हर जगह होती है, कोई भी 100% परफेक्ट हो नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि हम कोटा से जो सीख के आए वो सारी चीज़ें हमने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, फिर लोकल नीड के हिसाब से एकेडमिक्स में, टेस्ट पेपर में, पढ़ाने के तरीके में या कुछ और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में, केयरिंग में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेते गए, वो उसके साथ होता गया। ठीक इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं पूरे शहर की बात करें तो वो अभी उस दौर से है जहां मैं मानता हूं कि हमें और इम्प्रूवमेंट करते जाना है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे अपेक्षाएं बढ़ रही है, उसके हिसाब से सभी में अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं वो लाते जा रहे हैं नीड के अकॉर्डिंग। हाँ मैं अभी ये कहूँगा कि हमें समय थोड़ा और लगेगा, पर उसको पहचान बनाने का जो जज्बा है ना वो सभी के अंदर है। ऐसा नहीं कहूँ कि मैं कहूँ एलन सीकर में है, वो ओवरऑल पूरे सीकर में सभी में ये जज्बा है कि नहीं यार हम अच्छा करेंगे बच्चों के लिए। सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, अगर मेरा मैसेज भी अगर के फॉर्म में बोलूँ तो इस पूरे फील्ड की रूट जो है ना वो बच्चा है। सॉरी, एक आउट ऑफ द वे जाकर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि कोटा की इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स पे, कोचिंग पे डिपेंड करती है, क्या सीकर का भी वैसा अब होते जा रहा है या वैसा है? क्या लगता है आपको? काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि है, स्पेशली पिपराली रोड, नवलगढ़ रोड, इसके आसपास में जितना भी है, इनकी इकोनॉमी तो डेफिनेटली कोचिंग पे बहुत काफ़ी डिपेंड करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, मैस है और है, वो भी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मानते हो कि जुड़े हुए हैं इससे, पर पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है ये कहना ठीक नहीं है। जैसा कि सर यहाँ पे हिंदी माध्यम के भी मैंने सुना है काफ़ी बच्चे आते हैं, क्योंकि आपने जो बताया जिन रीजन से बच्चे जो हैं, हिंदी बेल्ट के भी काफ़ी बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी क्या आप कुछ स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि ये हमारी कोशिश ही ये थी कि हम ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए वो बेस्ट एकेडमिक है वो प्रोवाइड करवाएं। अब समय के साथ साथ ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, अगर उन बच्चों को अपने साथ जोड़ना है तो क्या है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली, अगर मैं मेट्रो सिटीज़ के कंपैरेटिवली बोलूँ तो ये लो कॉस्ट सिटी है,
तो हर को उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे के एकेडमिक्स के बेस पर हमें कुछ अच्छी स्कॉलरशिप भी मिले। तो इसकी शुरुआत भी हमने की थी, जैसे राजस्थान बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनको उनके मार्क्स के बेस पर स्कॉलरशिप देते हैं। नीट एस्पिरेंट है उनको नीट स्कोर के बेस पर स्कॉलरशिप दी जाती है। जेई मेंस जेई एडवांस की जो ऑल इंडिया रैंक आती है उसके बेस पर स्कॉलरशिप दी जाती है। ओलंपियाड में जो परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं उनको उनके बेस पर स्कॉलरशिप दी जाती है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं तो उनके लिए एक आप ये कह सकते हैं कि हेल्पिंग हैंड है वो सभी के रहते हैं, किस तरीके से हम उन बच्चों की मदद है वो कर पाएँ। हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम में क्लासीफाई करने के बजाय मैं बोलूँगा कि ये स्कॉलरशिप सभी बच्चों को मिल रही है सीकर में। कंपैरेटिवली अगर मैं अदर्स से कंपेयर करूँ तो शायद यहाँ ये लो कॉस्ट कोचिंग हब है। एक सवाल ये भी रहता होगा या पता नहीं, हो सकता है कि क्या एलन सीकर में इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ाया जाता है या हिंदी माध्यम, क्योंकि यह एक कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सीकर में है ना जो ज़्यादा, जहाँ तक मैंने विजिट करके मैंने बच्चों से मिला तो हिंदी माध्यम के भी काफ़ी छात्र आते हैं। तो कोई ऐसा तो कन्फ्यूजन तो नहीं कि इंग्लिश माध्यम में ही यहाँ पढ़ाया जा रहा है, हिंदी माध्यम में बैचेस नहीं बन रहे और बन भी रहे, तो क्या दोनों मीडियम में अच्छे से फोकस करा जा रहा है, फैकल्टी अच्छे भेजे जा रहे हैं उसमें? अच्छा, मुझे लगता है आप अच्छा होमवर्क करके आए हैं। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा है ना कि आप मेरे मन की बात कह देते हो या जो मुझे लगता है कि जो वास्तव में जानी चाहिए। मीडियम वाइज कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ना तो कभी फैकल्टी में होता है, ना स्कॉलरशिप में होता है, ना किसी और चीज़ में होता है। एलन सीकर में जैसे इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ रहा है तो वैसे ही हिंदी मीडियम बच्चा भी पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम का बच्चा है वो अच्छा परफॉर्मर नहीं हो सकता। ये रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसी रिजल्ट में ये देखिएगा आप, ये विष्णु है, 407 रैंक है जेई एडवांस में लास्ट ईयर की, ये हिंदी मीडियम का बच्चा है। इसी का भाई जो है उज्जवल, उसकी शायद 1309 रैंक थी। दोनों हिंदी मीडियम के, जायल के, नागौर के बच्चे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे इसके अंदर जो ग्रामीण प्रवेश के हैं, हिंदी मीडियम के, और उन्हें बच्चा अकेडमिक मिला तो उन्हें परफॉर्म किया। मीडियम वाइज मुझे लगता है क्लासिफिकेशन कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ। और किसी बच्चे की कैपेबिलिटीज़ का मीडियम से कोई लेना देना है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली। मतलब कि एलन हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम हो इक्वली ध्यान देता है बच्चा। आपने एक है ना, मजेदार बात ये है कि आपने एक अफवाह जो है ना उसको उठा लिया है। अच्छा। रियलिटी को नहीं उठाया। अच्छा। अफवाह जब 2019 में आए थे ना, तो तब से लेके हम अब आज तक, आज की डेट तक मैं अगर बोलूँ तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सर्कुलेशन में है या चलती रहती हैं। तो जैसे ये कि ये सीकर के रिज़ल्ट नहीं है, ये तो कोटा के रिज़ल्ट है, और जैसे हिंदी मीडियम के लिए तो सूटेबल है ही नहीं। जैसे ये है कि जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है वो ही एलन पढ़ेगा, और जैसे ऐसा भी है कि टॉप रैंक्स वाले बच्चे हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, और जो जिन बच्चों का स्कोर कम रहता है उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि आप मेरे साथ आप विजिट कीजिएगा, आपने वैसे किया भी है, पर मैं आपको खुद विजिट करवाऊंगा, आपको एक एक टीम के बारे में बताऊंगा कि कौन सी टीम किस तरह से किस लेवल के बच्चों पे काम कर रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सही जजमेंट जो है ना वो उस कैंपस के अंदर जाने के बाद पता लगता है, उस कैंपस के बच्चों से बात करने के बाद पता लगता है, उस सिस्टम को बहुत अच्छे से देखने के बाद पता लगता है। हमारी स्ट्रेंथ, हमारा बच्चा जो है वो क्या बोलता है एलन सीकर के बारे में, सीकर के बारे में, वो मुझे लगता है कि उसका वेटेज होना चाहिए। तो सर जैसे कि मैं क्लास में भी विजिट किया था और बाहर में भी मैं काफ़ी बच्चों से मिला, तो वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, मतलब कि एकेडमिक के बारे में काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, फिर केयरिंग के बारे में काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो इसके बारे में बताइए, मैंने किस तरीके से ये आप लोग मेंटेन कर पाते हैं ये सारी केयरिंग, ये सारा चीज़? 2019 में आए थे ना, तब पहला जो एम था वो ये था कि हम कोटा लेवल का एकेडमिक्स है जो हमने वहाँ से सीखा वो सब यहाँ इम्प्लीमेंट करें। और हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो कोटा की तरफ से एक मैसेज भी यही था कि आप इसको ये मान के चलिए, मान लो फॉर एग्जांपल उसमें कोटा में 13 बिल्डिंग चल रही थी, तो इसको आपको कोटा की 14 बिल्डिंग बनाना है, बिल्कुल सेम, सब कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म पे, कॉमन मटेरियल, सब कुछ वही। जब एकेडमिक वाला पार्ट है वो लगा कि हाँ बहुत वेल सेटल्ड हो गया है, तो उसके बाद अगला चैलेंज था कि केयरिंग का लेवल इम्प्रूव किया जाए। तो कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने स्टार्ट किए हमने। सबसे पहले मेंटरशिप जो है उसको कंपलसरी किया। हर 2 टेस्ट के बाद बच्चा और उनके बैच मेंटर जो कि फैकल्टी ही होते हैं वो बैठते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है मेंटरशिप कैबिन में, और 2 टेस्ट के रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं, कहाँ और इम्प्रूव किया जा सकता है, स्टडी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग है या और कुछ जो भी सारी चीज़ें हैं उन पर खुल के डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ।
उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मेंटरशिप का फीडबैक तक हम लेते हैं और बाकायदा बच्चे से रिटर्न में उसको उसकी प्रॉब्लम्स लेते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या दिक्कतें कहाँ आ रही है या आप और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक स्पेशल यूनिट बनाई ACPS, एलन काउंसलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट। ये कुछ नया सुना है मैंने। हाँ, ये क्या है कि एक छोटी सी स्लिप है जो एलन के ऑलमोस्ट हर एक प्लेटफॉर्म पे है। बच्चा एलन के किसी भी एडमिन, फैकल्टी, स्टाफ से जहाँ भी इंटरेक्ट करता है वहाँ ये स्लिप रहेगी। तो वो इस स्लिप को भर के अपनी प्रॉब्लम है वो उनके साथ भी डिस्कस कर सकता है अगर वो सूटेबल पर्सन है तो। कई बार बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व कौन करेगा। तो उसमें सिस्टम ऐसा रखा गया है कि आप किसी को भी बता दो, जो कंसर्न पर्सन है उससे रिलेटेड, वो प्रॉब्लम अपने आप ही उसके पास पहुंच जाएगी। पूरे दिन में 2 बार ये स्लिप है वो हर जगह से कलेक्ट होती है, फिर एक ऑथराइज पर्सन है जो इस पे काम करता है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है और तब तक उसकी मेल या रिमाइंडर चलते रहते हैं व्हाट्सएप पे और मेल पे जब तक कि वो उसे रिजोल्व नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑन रिकॉर्ड रखते हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके थ्रू हम कहते हैं ना कि भाई 11,000 बच्चे लास्ट ईयर यहाँ पढ़ रहे थे और एक एक बच्चे से इंडिविजुअली इंटरेक्शन हो जाता है या उसकी प्रॉब्लम हम तक पहुँच जाती है। मेरे से कोई बच्चा मिलेगा तब भी ACPS की स्लिप भरेगा, डिपार्टमेंट हेड से मिलेगा तब भी वो ACPS की स्लिप भरेगा। तो हर जगह हर लेवल पे कोशिश ये थी कि हम बच्चे तक पहुँच जाए, बच्चा हम तक पहुँच जाए। यानी कम्युनिकेशन गैप जो है कि हम बोलें कि हमारे पास इतने बच्चे हैं इस वजह से रह गया, तो इसको ओवरकम करने की कोशिश थी ACPS। साल में हम 2 बार हमारे सारे बच्चों को बैच टू बैच फ्रंट ऑफिस पे बुला के वो एक तरह से एक दौर चलता है कि सभी बच्चों को बुलाया जाए, बुला लिया गया और ऑन स्पॉट उनकी प्रॉब्लम रिजोल्व होने वाली है वो ऑन स्पॉट करते हैं और मैक्सिमम विदिन 7 डेज़ का एक टाइम पीरियड डिसाइड किया उसके अंदर कि 7 दिनों के अंदर अंदर इसको जो भी इशू है या प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करना है। टीम सारथी हमारी पूरी एडमिन टीम के जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे IT है, एकेडमिक ऑपरेशन है, इन सब के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर जो हैं, वो उसका एक कार्ड बना के सभी बच्चों को दिया हुआ है कि कभी भी आपको दिक्कत हो तो आप इन पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम इनके साथ शेयर कर सकते हो। साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, PHQ-9 सर्वे करना, काउंसलिंग सेशन लेना, इंडिविजुअल काउंसलिंग करना, तो ये सब काम वो टीम करती है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है ना, खुश रह के पढ़ाई कर ले, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश है वो हमने की है। बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे एलन जॉय डे, ऑल इंजॉय डे भी बोल सकते हो, एलन जॉय डे भी आप उसको बोल सकते हो, उसकी शुरुआत की। फ़न एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं क्योंकि हमारे पास गार्डन एरिया काफ़ी अच्छा है यहाँ। इसके अलावा म्यूजिकल कंसर्ट है, मोटिवेशनल सेशन है, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले लोगों से बच्चों को मिलवाते हैं, टॉपर स्टॉक होती रहती है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक के बाद एलन सीकर सबसे अच्छा जो काम कर पाया वो बच्चों की केयरिंग वाले पार्ट पे कर पाया। इस साल हमारा प्रयास ये रहता कि हम केयरिंग के साथ साथ अब कम्युनिकेशन बढ़ाएं कि जितना काम यहाँ हो रहा है वो सारी चीज़ें पेरेंट्स तक भी पहुँचे। तो अब हम इस साल जो है हमारा जोर जो है वो इस कम्युनिकेशन पे है, ताकि क्योंकि वो ट्रायंगल होता है, बच्चा है, सिस्टम है और पेरेंट है, ये तीनों जब एक कॉम्बो में कहिएगा या एकजुट होके जब काम करते हैं ना तब जाके रिजल्ट बेस्ट हो पाता है। तो सर जैसे कि बच्चों की हम बात कर लें तो जैसे कि कोटा में मैंने देखा है कि बच्चों के लिए PNCF डिवीज़न ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए बहुत कुछ किया जाता है, तो क्या सीकर में भी उसी तरीके का व्यवस्था है? PNCF डिवीज़न का अगर मैं मेन टारगेट बोलूँ ना तो वो यही था कि जो बच्चे आने वाले टाइम में, चाहे वो JEE है, नीट है, UPSC है, NDA है, जितने भी डिफरेंट फील्ड हैं, लॉ है, अकाउंटिंग है, कहीं भी जितने भी डिफरेंट फील्ड हैं, फाइनेंस वगैरह, उनमें अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनका बेस मजबूत होना ज़रूरी है और वो बेस मजबूत करने का काम ही PNCF डिवीज़न का होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन पावर बढ़ाना, ये इसके मेन मोटिव आप कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले रिजल्ट्स में बताया, जब हम यहाँ नए नए आए थे ना तो उस समय मतलब ओलंपियाड वर्ड जो है वो सीकर में लगभग मतलब अनजाना था,
अनजाना कह सकते हो आप, ये था। और इंटरनेशनल ओलंपियाड में प्रेजेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। पर इन 5-6 सालों के दौरान पीएनसीएफ टीम ने ये प्रूव किया कि नहीं, हम ये काम बहुत ज़ोरदार तरीके से सीकर में भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि बच्चे की प्रोफाइल बेटर होना, कॉन्सेप्ट बहुत बेटर हो गए, फ्यूचर के हर तरह के एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। कई बार कहते हैं ना, मेरी व्यक्तिगत राय मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपने भी सुना होगा कि इस फील्ड में जब बच्चा आता है तो काफ़ी प्रेशर उस पर कंपटीशन का और का रहता है। इस चीज़ को समझना होगा सभी को कि वो एक साथ प्रेशर जो है उसकी बजाय अगर थोड़ा थोड़ा प्रेशर हैंडलिंग है वो हर लेवल पे अगर बच्चे को दे दी जाए तो शायद वो आने वाले टाइम के चैलेंजेस को बहुत आसानी से पार कर सकता है। तो पीएनसीएफ है, उसने अपने वर्किंग से या रिजल्ट से इस चीज़ को यहाँ बहुत अच्छे से प्रूव किया है। राइट, तो यहाँ पे भी पीएनसीएफ डिवीज़न प्रॉपर बच्चों के लिए कोटा में जैसा है वैसा वेल सेटल्ड है यहाँ पे। बिल्कुल वेल सेटल्ड है, जैसा कोटा चलता है। हम रेप्लिका हैं सर कोटा की। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें जो वहाँ हैं, कोटा की पेडागोजी यहाँ पे प्रॉपर हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट सर। क्योंकि हमने वहाँ से बहुत सीखा है। 2009 में मैंने एलन ज्वाइन किया था, 2019 में मैं यहाँ आया हूँ, तो 10 साल मैंने कोटा रहा हूँ मैं। और मेरे बहुत सारे टीम साथी जो हैं जो इनिशियल स्टेज पे है, बहुत सारे क्या मैं बोलूँ ऑलमोस्ट है, वो उनको कोटा का अनुभव है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा टारगेट ये रहता है कि वो सब चीज़ें तो यहाँ इम्प्लीमेंट हो ही हो, उसके अलावा यहाँ की नीड के अकॉर्डिंग हम और क्या बेटर कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम का जो कोर स्ट्रेंथ होता है वो फैकल्टी होता है, टीम होता है। तो एलन सीकर के फैकल्टी के बारे में बताइए, कैसे फैकल्टी आपने यहाँ पे मेंटेन कर रखे हैं, कैसे फैकल्टी आप क्लास में भेजते हैं, और फैकल्टी का कैसा है, क्या कोटा जैसा ही यहाँ पे भी वैसा ही बच्चों को फैकल्टी टीम मिलती है? कल हमारी एक फैकल्टी मीटिंग थी, तो हमारे जोनल हेड जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि कोई अगर एक फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी सब पे पड़ता है, और अगर एक के पढ़ाने में कुछ कमी है तो उसका इम्पैक्ट भी सब पे पड़ता है। रियल में ये पूरा फील्ड जो है ना वो टीम स्पिरिट का है, टीम भावना का है। अगर टीम आपकी बहुत अच्छी है, एक साथ मिलके काम कर रही है, तो फिर वो काम कर सकती है जो आपने सोच रखा हो। फिर उसके बाद जैसा शेखावाटी या इस बेल्ट के लोगों का साथ रहा, जैसे रिजल्ट आए, स्ट्रेंथ बढ़ती गई, तो नो डाउट टीम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई कि और टीम बढ़ाई जाए। अगर मैं बोलूँ तो कोटा का हर मामले में इतना साथ रहा है हमें कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा कोई परेशानियाँ यहाँ देखनी नहीं पड़ी। जैसे फैकल्टी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पूल है एक बहुत बड़ा फैकल्टीज़ का, जी कोटा से आएंगे, तो ये हमेशा हमारे पास ये बैकएंड है वो हमेशा बना रहा। और इससे फ़ायदा ये भी हुआ कि हम पूरी तरह से कोटा कल्चर है उसको इम्प्लीमेंट भी यहाँ कर पाए। अभी आज ऑलमोस्ट 175 फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, वो सीकर झुंझुनू में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा पूल है वो फैकल्टीज़ का हो गया है, सब ट्रेंड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और एलन कल्चर को भली भांति है, एक वो तरीके से हम जानते हैं। कहें कि सपोर्ट है कोटा का कि भाई जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहे हो टेंशन नहीं लेना है, फैकल्टी हम इंश्योर करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। वहाँ पे हमेशा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिलते रहेंगे सीकर में, हमेशा से रहा है, कोई नई बात है ही नहीं इसमें कि कभी कोई इस मामले में परेशानी आई हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। जैसे कोटा के साथ ऑल इंडिया कॉमन मेजर टेस्ट होते हैं, तो हमारा बच्चा ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को कम्पीट कर पा रहा है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे जेईई में स्कोर टेस्ट है, तो आज कोई पेपर है वो कोटा टीम बना रही है, एक पेपर है बेंगलुरु टीम बना रही है, एक पेपर है वो चेन्नई टीम बना रही है। तो डिफरेंट एग्जामिनर माइंड है जो जेईई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे बच्चों को भी मिलते हैं। तो ये सिंक्रोनाइज होके जो काम करना है, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बन के जो काम करना है, ये ओवरऑल मैं कहूँगी कि ना केवल एलन सीकर के लिए, ओवरऑल पूरे एलन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और बताइए सर, यहाँ पे एलन सीकर पे क्या क्या नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? एक तो जैसे मैंने आपको बताया ना, केयरिंग के मामले में हमारे इनिशिएटिव जो मैंने पहले बता चुका हूँ, वो थोड़े हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हमने काम किया उसमें। दूसरा एकेडमिक्स के अंदर है, वो कुछ नए इनिशिएटिव लिए। जैसे बच्चा है वो बैक पोर्शन बोलते हैं ना, जिसको बैक पोर्शन मतलब इन दिनों में जो पढ़ाया गया वो करंट पार्ट है, और पहले पढ़ाए गए टॉपिक है उनको बैक पोर्शन बोलते हैं। तो ज़्यादातर बच्चा है वो उसको लास्ट वीक में लेके जाता था टेस्ट के, और फिर उस पर भारी भी हो जाता था। तो हमने क्या किया कि रिव्यू टेस्ट की कल्चर शुरू की। तो इन 6 दिनों के दौरान 2 छोटे टॉपिक दे दिए, संडे को 1 घंटे का टेस्ट ले लिया।
फिर अगले वीक के दौरान 2 छोटे टॉपिक दे दिए, फिर अगले संडे को टेस्ट ले लिया। तो 1 घंटे का वो छोटा सा टेस्ट है, उसके अंदर उसने बैक पोर्शन एक तरह से कवर कर लिया और लास्ट वीक में जाके वो उसको रिवाइज कर लेगा। तो वो बहुत स्मूथ हो गया। जैसे लगा कि बायो और केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी का बहुत अच्छा वेटेज है, तो हमारी पूरी फैकल्टी टीम ने मिलके एक नई बुकलेट ही बना दी नीट ट्रायम्फ के नाम से, जिसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवरिंग है। जो मैं आपको बोल रहा था कि जैसे एक टीम साथी बनाई हमने, स्टूडेंट एकेडमिक ट्रैकिंग एंड हॉलिस्टिक इम्प्रूवमेंट, साथी का मतलब ये था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हर लेवल का जो बच्चा है उसकी ट्रैकिंग करते हैं, रिजल्ट का एनालिसिस करके। मान लो कोई एक बच्चा है वो बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, मगर फिजिक्स में बहुत ही कम स्कोर कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट लेवल पे एनालिसिस हो गया। ओवरऑल पिछले टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी मगर इसमें ख़राब हो रही है, या ये बच्चा है वो ग्रेजुअली इसी स्कोर पे ही चल रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या किसी बच्चे ने 1-2 टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया था मगर अब लगातार वो नीचे जा रहा है। तो ये ट्रैकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो हर टेस्ट के बाद ये टीम उस रिजल्ट को एनालिसिस करती है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल अगर मीटिंग करनी है तो इंडिविजुअल, एक छोटे ग्रुप में करनी है, एक जैसे बच्चे जिनकी एक ही प्रॉब्लम है तो वो, और एक कॉमन सेशन प्लानिंग, ये सब काम प्लान होते हैं। फिर उसके बाद उसका फीडबैक डिपार्टमेंट हेड के पास जाता है, उस पर क्या वर्क करना है, उनको रिवीजन क्लास प्लान करनी है, ग्रुप डाउट देना है, वीडियो लाइब्रेरी की फैसिलिटी देनी है, या इंडिविजुअल डाउट देना है, या उसको स्टडी प्लान बताना है, या उसका और कोई इशू है उसके, जैसे मान लो कई बार बच्चों का होता है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा चल रही है या और है, तो उसके हिसाब से उसको गाइड करना है। इजी मूड में रहते हुए पढ़ाई करना, इसके लिए भी कई सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था, एलन जॉय डे है, फन डे है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। ये कुछ नए इनिशिएटिव है वो हमारे हो सकता है। हाँ, एक बायोकेम और पीपीटी के नाम से 2 टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की। बायोकेम बायो और केमिस्ट्री की स्पेसिफाइड एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, जिसके अंदर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन होते हैं। और फिजिक्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि जब मेजर टेस्ट हो रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर चैप्टर, जब पूरा सिलेबस आ रहा है तो एक पर्टिकुलर चैप्टर के 2 क्वेश्चन आने हैं, 3 क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो पूरा चैप्टर बच्चा अच्छे से कर ले। इसके लिए क्या किया कि एक एक चैप्टर वाइज 45 क्वेश्चन के टेस्ट लेने स्टार्ट किए। अब 45 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर से दे रहे हो तो इसका मतलब पूरा चैप्टर उसके अंदर कवर हो जाता है। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव मैंने आपसे चर्चा की है, माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो और मिल जाएंगे। राइट सर। तो ऐसे तो काफ़ी लंबा टाइम ले लिया मैंने आपका, पर जाने से पहले एक सवाल लास्ट की, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? हम शुभकामनाएं दे रहे थे बच्चों को, नीट और जेईई वालों को, तो उसमें एक छोटी सी लाइन मैंने बोली थी जो शायद मैं मेरे जीवन के अनुभव पे बोल सकता हूँ। वो है कि सही नीयत से किए गए लगातार प्रयास है ना, वो हमेशा सफल होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये तो इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं ये मानता हूँ कि जो इस लाइन को पकड़ के लगातार चलता रहता है और फिर लाइफ में किसी मोड़ पे जो पीछे जाके देखता है तो फिर अपनी लाइफ में ये सोचेगा नहीं यार लाइफ बहुत अच्छी गई। तो नीयत सही होनी चाहिए, प्रयास लगातार होने चाहिए, तो हमेशा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलो बच्चों के हिसाब से मैं बोलूँ जो इस समय पढ़ रहे हैं, तो मैं 3C बोलूँगा। 3C है, आप उनको पकड़ लो। पहला कमिटमेंट, सोच लिया कि ये करना है तो करना है। दूसरा पढ़ाई के मामले की बात है, चूँकि ये काम आप पढ़ाई के थ्रू करने वाले हैं, तो उसमें दूसरा C है वो कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसी के अंदर है। आप कंसंट्रेट हो क्लासरूम में, कंसंट्रेट हो सेल्फ स्टडी ओवर्स में, तो डेफिनेटली आपका काम बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और तीसरा है कंसिस्टेंसी, लगातार करना पड़ेगा। कोचिंग फील्ड में आने वाले बच्चों के लिए एक मूल मंत्र जो है वो कह सकता हूँ, आज का काम आज ही। और एक मूवी आई थी सिंघम, शायद आपने देखी हो, उसके अंदर एक डायलॉग है, वो शायद विलेन बोलता है उसके अंदर, मुझे पूरा याद नहीं है, वो है अभी के अभी। ऐसे 2-3 बार बोलता है, अभी के अभी, अभी के अभी, ऐसा कुछ है। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोल देता हूँ उसको कि क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, समझना है अभी के अभी। डाउट क्रिएट हुआ, पूछना है अभी के अभी। लर्न करना है अभी के अभी। होमवर्क पूरा करना है अभी के अभी। तो अगर बच्चे हल्के फुल्के अंदाज में बोलूँ तो इस अभी के अभी को पकड़ लेना, तो भी उनके लिए ये फील्ड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सर आपसे बात करके और यहाँ एलन विजिट करके मुझे सीकर के बारे में भी काफ़ी जानने को मिला, समझने को मिला कि सीकर में कैसे चीज़ें चल रही है, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं। एंड देख के काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अच्छी उनकी तैयारी चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि खुश हैं बच्चे, काफ़ी खुश हैं। देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सिस्टम भी है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पे मैनेज करे हुए हैं कि प्रॉपर उनको सपोर्ट मिलता जाए।
तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सर कि आपने हमें अलाउ करा शूट करने के लिए और आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला मेरे इस वीडियो के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स सिड, मैं भी आपका आभारी हूँ क्योंकि आज आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर पा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद बच्चों तक या पेरेंट्स तक पहुँचनी ज़रूरी थी। हमारे अचीवमेंट्स कह लो, एफर्ट्स कह लो, आज आपके माध्यम से बच्चों तक पहुँचेंगे, पेरेंट्स तक पहुँचेंगे। एक मेहनत करने वाला इंसान जो होता है ना, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार जो हमने प्रयास किए वो सही जगह पहुंच जाए, वो काम आज आपके थ्रू हो जाएगा। थैंक यू। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। और मैं चाहूँगा कि दोबारा आप हमें ज़रूर एक बार बुलाएं सीकर, जब भी आप कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करें। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स।